ठीक है। कल की क्लास में हम लोगों ने यानी कि क्या किया था, यानी कि बात कर लिया था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है, आप लोगों को मैंने बता दिया था कि कैसे जो है इसका डिस्कवरी हुआ था। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। कल हमने कहा था कि मैं जस्ट एक रिकॉल के लिए आप लोगों को बता देता हूँ, फटाफट से शॉर्ट रिकॉल है जिससे आप लोगों को पता लग जाए। हमने बेसिकली क्या कहा था कि हमने यहाँ पे क्या लिया, अल्फा सोर्स पार्टिकल लिया था, याद है आप लोगों को? ठीक है। यस सर। यानी कि हमने क्या लिया, अल्फा सोर्स पार्टिकल। अल्फा सोर्स पार्टिकल में हम लोग क्या करेंगे, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखेंगे। फिर हमने क्या कहा था कि यानी कि बेरिलियम का क्या लेना है, आपको शीट लेना है। ठीक है, यानी कि बेरिलियम का क्या लेना है, यानी कि शीट लेना है। अब जैसे ही बेरिलियम का शीट लोगे उसके बाद हमने क्या कहा था, पैराफिन वैक्स ले लेना है। हाँ, यानी कि जो है पैराफिन यानी कि क्या ले लेना है, यानी कि वैक्स ले लेना है। अब जैसे हमने यानी कि क्या कर लिया, यानी कि जो है पैराफिन वैक्स ले लिया, फिर यहाँ पे यानी कि हमने क्या ले लिया, आयनाइजेबल चैम्बर ले लिया। ठीक है, ये सारी हमने जो है कल की क्लास में बात की थी। और यहाँ पे जैसे ये आयनाइजेबल चैम्बर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्राइक करेगा। और जैसे ही स्ट्राइक करेगा तो आपको पता लग जाएगा इसका मोमेंटम कितना है। ये अल्फा सोर्स पार्टिकल था। अच्छा, यस अल्फा सर। अल्फा सोर्स किसको कहेंगे, आप लोग बताएंगे? किसी को, कोई किन्हीं को पता है अल्फा सोर्स किसको कहेंगे? ठीक है, ये जो था क्या था, बेरिलियम था। अल्फा सोर्स पार्टिकल का क्या फॉर्मूला है, कोई बताना चाहेंगे, या किसे कहते हैं? ये पैराफिन वैक्स है, पैराफिन वैक्स है। ठीक है, और ये आयनाइजेबल चैम्बर था, ये मैंने कल की क्लास में बताया था, चैम्बर। चलिए, अब यानी कि आप लोगों को मैंने ये सारी चीजें जो है कल की क्लास में बताया था। मैंने कहा था कि यहां से क्या होगा, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यहां से करोगे तो यहां से क्या निकलेगा, अल्फा सोर्स पार्टिकल निकलेगा। अल्फा सोर्स पार्टिकल किसे कहते हैं, He प्लस को, या He हाइड्रोजन प्लस को, या ऑक्सीजन प्लस को। जैसे अल्फा पार्टिकल, क्या पूछना चाह रहे हैं, 1 मिनट। जैसे अल्फा पार्टिकल निकल गए, हाँ बोलिए, डायरेक्ट पूछ लीजिए बेटा। अल्फा पार्टिकल निकल गए तो उसके बाद क्या पूछना चाह रहे थे? सर आपने कहा ना अल्फा सोर्स किसे कहते हैं, मैंने ये बोला कि जिससे अल्फा पार्टिकल निकलेंगे। नहीं, मैंने ये पूछा था कि जो इसका जो क्या चीज होता है अल्फा पार्टिकल, बेसिकली मैंने कहा था अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, He++ हो जाते हैं। इसको याद भी रखना है। ठीक है, यानी कि क्या हो जाते हैं, यानी कि He++ हो जाते हैं। यानी कि He++ को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि अल्फा पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, ओके। ये बेरिलियम से टकराता है, जैसे ही बेरिलियम से टकराता है तो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि बेरिलियम से टकराएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जो है यानी कि क्या करेगा, यहाँ पे ये अल्फा पार्टिकल फंस जाएगा। और जैसे ही फंस जाएगा यहाँ से क्या करेगा, न्यूट्रॉन को बाहर करेगा। और ये जैसे ही न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रल पार्टिकल था, जब हमने मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इसके अंदर कोई डेविएशन नहीं हुआ। फिर ये पैराफिन वैक्स से पास होता है, जब इसके अंदर फ्रिक्शन के कारण इस पे चार्ज कैसा आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। और फिर हमने जो है इसका क्या किया, मोमेंटम को मेजर किया। देखा गया कि इसका मोमेंटम जो है यानी कि प्रोटॉन से भी ज्यादा था। तो हमने इस पार्टिकल को क्या नाम दे दिया, यानी कि जो है न्यूट्रॉन नाम दे दिया। इस प्रकार से यानी कि क्या हो गई, न्यूट्रॉन की जो है डिस्कवरी हो गई। तो हम लोगों ने बेसिकली ये सारी बातें जो है कल की क्लास में कर ली थी। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप लोग एक बार बता दीजिए, यहाँ तक किन्हीं को कोई पॉइंट में दिक्कत है तो बता दीजिए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नो किन्हीं सर। को, हाँ ओके, वंस थैंक यू, नीलम थैंक यू। और किन्हीं को भी कोई प्रॉब्लम हो तो यानी कि आप लोग बात कर सकते हो। खैर, मैं कुछ बातें बता देता हूँ यहाँ पे कि इसका मास कितना होता है, मैंने कल की क्लास में भी बताया था। मास ऑफ, मास ऑफ यानी कि क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन। ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, सर 1.67 वन पॉइंट इंटू 10⁻⁷ तो -27 किलोग्राम। वेरी गुड। इसका चार्ज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस पे न्यूट्रल पार्टिकल पे यानी कि चार्ज क्या हो जाता है, यानी कि 0 कूलम हो जाता है, यानी कि जो है 0 हो जाता है। खैर, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो है डिस्कवरी होगी। अब देखो यानी कि क्या जरूरत पड़ी थॉमसन को आने की। एक्चुअली सबने ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, जिस समय थॉमसन मॉडल आया तो उस समय जो यानी कि क्या हो गया था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का डिस्कवरी हो गया।
अब लोगों के मन में आने लगा कि ठीक है सर, ये तो पता लग गया कि लेकिन इनकी अरेंजमेंट कैसे है, ये कैसे लाई कर रहे हैं, यानी कि कहाँ इलेक्ट्रॉन है, कहाँ प्रोटॉन है। तो इस मॉडल को सबसे पहले जो यानी कि दिया था वो किसने दिया था, थॉमसन मॉडल ने दिया था। फिर बाद में रदरफोर्ड ने, फिर बोर ने, फिर जो है हम लोग आज जो मॉडर्न वाला पढ़ते हैं यानी कि जो है प्लैंक्स क्वांटम जो है क्वांटम थ्योरी, ये सब लोगों ने बाद में जो है दिया था। सबसे पहला मॉडल जो दिया था यानी कि किसके हिसाब से कि कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ पे यानी कि जो है पाए जाएंगे। तो इसको जो सबसे पहले दिया था, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले जो एटॉमिक मॉडल जो दिया था वो किसने दिया था, तो थॉमसन मॉडल ने दिया था। यानी कि थॉमसन साहब ने ही बताया था कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, कहाँ पे यानी कि जो है प्रोटॉन पाए जाएंगे। क्योंकि उस समय जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी थॉमसन ने, इसीलिए कोई बात उन्होंने जो है न्यूट्रॉन के बारे में नहीं बताया था। आप लोगों को याद होगा तो यानी कि जो हम लोग जो है इस मॉडल को तीन नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन से, रेजिन पुडिंग मॉडल, या प्लम पुडिंग मॉडल, या वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली इन तीन मॉडल के नाम से जाना जाता है। आपसे कभी भी पूछा जाए कि रेजिन मॉडल क्या है, तो यानी कि थॉमसन मॉडल है। अब आप अगर जब कभी भूल जाओ कि थॉमसन ने कौन सा मॉडल दिया था, तो मैं आपको याद दिलाने के लिए छोटी सी बात बताता हूँ। देखो इसके अंदर एम है, तो एम को ही हम क्या कर देते हैं, डब्ल्यू कर देंगे। जिस साइंटिस्ट के नाम में एम आएगा, गुड इवनिंग साहब, यानी कि वो क्या हो जाएगा, यानी कि वाटरमेलन वाला दिया था। अगर जब वाटरमेलन याद आ गया तो यानी कि आप लोगों को ये याद आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के हिसाब से दिया था। यानी कि तरबूज है, तरबूज के अंदर रेड पार्ट में हमने प्रोटॉन माना था, और यानी कि जो सीड थी यानी कि ब्लैक पार्ट ऑफ सीड था जो था, उसको हमने क्या मान लिया था, यानी कि जो है इलेक्ट्रॉन मान लिया था। आपको बस ये याद रखना कि थॉमसन मॉडल में क्या था, यानी कि वाटरमेलन है। कई बच्चे भूल जाते हैं, उसके लिए जो है मैंने क्या करा, ये सारी चीजें जो आपको बता दी। थॉमसन में एम आ रहा है तो एम से क्या हो जाएगा, वाटरमेलन, यानी कि जस्ट अपोजिट करोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, वाटरमेलन हो जाएगा। यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, यानी कि सारे की सारी जो है मॉडल को आप जान सकते हो। बस आपको ये याद रखना है कि जो पहला मॉडल दिया था यानी कि एटम के स्ट्रक्चर के बेसिस पे, वो किसने दिया था, यानी कि थॉमसन ने दिया था। थॉमसन ही वही साइंटिस्ट था जिसने जो यानी कि शुरुआत की, यानी कि कैसे है। मैं ये आपको नहीं बताऊंगा कि क्या क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर थे उन्होंने सोचा था, क्योंकि हमारे पास उतनी समय नहीं है, लेकिन कभी जरूरत पड़े तो आपको मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है, इन्होंने क्या करा कि वाटरमेलन यानी कि जो आप लोगों ने तरबूज देखा होगा, तो तरबूज के आधार पे इन्होंने क्या करा, यानी कि जो है मॉडल दिया था। ठीक है, अब इन्होंने जो है यानी कि मान लिया कि ये तरबूज है, इसके अंदर जो यानी कि क्या है, रेड पार्ट है। ये सारे जो है यानी कि क्या है, रेड पार्ट है। और इसके इधर इधर इसके हिसाब से यानी कि इसके अंदर क्या था कि इस पार्ट को हमने क्या मान लिया, प्रोटॉन मान लिया। ठीक है, यानी कि इस पार्ट को हमने क्या मान लिया था, यानी कि प्रोटॉन मान लिया। और ये जो ब्लैक सीड था, यानी कि जो मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ब्लैक कलर नहीं है इस लिस्ट में, तो यहाँ पे जो है मैं क्या कर रहा हूँ कि ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ। इन्होंने रेड पार्ट को जो माना वो क्या मान लिया, प्रोटॉन मान लिया। ठीक है, रेड पार्ट को क्या मान लिया, यानी कि प्रोटॉन मान लिया। और ये जो यानी कि है ग्रीन पार्ट, यानी कि जो उसमें ब्लैक कलर के सीड होते हैं, तो यानी कि ब्लैक सीड जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, यानी कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन मान लिया। यानी कि वैसे तो इनकी कोई मॉडल उतनी ज्यादा सक्सेस हुई नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि पहला मॉडल था जिसने जो सोचा कि ऐसे इस प्रकार से हो सकते हैं। ये देखो, यानी कि आप लोगों ने इस तरह से खाया होगा, तो ये देखो प्लम प्लोडिंग जो है मॉडल है, जिसके कारण से आप लोग देख सकते हो। ठीक है, देखो आपको दो बातें मैं यहाँ पे याद रखने के लिए कहूंगा कि जो एटम का साइज होता है ना, वो 10⁻⁻10 मीटर के अप्रोक्स होता है। मेरी बात याद रखना कि जो एटम का साइज होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। मैं आगे ये भी बताऊंगा कि न्यूक्लियस का साइज जो होता है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक है, इसको कई जगह पे 1 एंगस्ट्रॉम भी लिखा हुआ मिलेगा, तो यानी कि घबराना नहीं। यानी कि जो एटम का साइज होता है वो कितना हो जाता है, 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर हो जाता है। अब फिर देखिए, कहता है पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्फीयर। इन्होंने जब दिया तो इन्होंने क्या क्या अज्यूम किया, मैं छोटे से एक जो बताता हूं, और इनकी क्या कमियां थी वो भी मैं बताता हूं। इन्होंने क्या कहा कि ये जो है ना, यानी कि जो वाटरमेलन है, यानी कि ये जो क्या है, वाटरमेलन है, इन्होंने कहा जो रेड पार्ट है वो सारा का सारा क्या है, यानी कि प्रोटॉन है। और इस हिसाब से यानी कि उन्होंने क्या कहा कि कोई भी चीज होगा तो यानी कि जो मास होगा वो पूरा यूनिफॉर्मली जो है यानी कि क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगर जब मास पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो पॉजिटिव चार्ज भी पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। फिर उन्होंने कहा कि जो इसके अंदर यानी कि जो सीड्स होंगे वो कहीं कहीं इम्बेडेड होंगे, जो निगेटिव चार्ज होंगे, और इस प्रकार से यानी कि क्या कर रहा होगा, यानी कि वो जो है न्यूट्रल कर रहा होगा पूरे स्पीसीज की।
ठीक है, तो ये बातें इन्होंने कही और इस हिसाब से इनका जो है यानी कि वाटरमेलन जो है यानी कि क्या पड़ा, जो है मॉडल पड़ा। तो वही कहता है नेगेटिव चार्ज आर इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट लाइक रेजिन इन जो है पुडिंग, यानी कि जो पुडिंग है यानी कि आप लोगों ने इस टाइप का अगर बेकरी कभी खाए होंगे तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, एक तरह से यानी कि बिस्कुट रहता है, बिस्कुट को जैसे आप तोड़ोगे बीच से तो वहां पे देखोगे कि कई सारे जो है इलायची पता नहीं क्या क्या चीजें चेरी तेरी जो है मिला के बनाया जाता है। खैर, तो यानी कि इस प्रकार से आप लोग ये कह सकते हो कि यानी कि ये जो है मॉडल था यानी कि क्या था, ये प्लम प्लोडिंग मॉडल था या फिर वाटरमेलन मैनुअल था। आपको बस ये याद रखना कि पहला मॉडल किसने दिया था, थॉमसन ने दिया था। दूसरा याद रखना कि जो इसका रेडियस का साइज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻15 हो जाएगा। अब ये देखो, मास ऑफ एटम इज अज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इट ऑल ओवर इट, यानी कि इसका मैंने कहा कि चार्ज और मास जो है दोनों को इन्होंने क्या माना था, पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। जबकि एक्चुअल में आज के समय ये इसकी बातें गलत है, यानी कि मैक्सिमम बातें जो थी इनकी क्या थी, यानी कि जो है गलत थी। Electrons are embedded in an atom in such a way that the most stable electrostatic arrangement in achieved। अब इन्होंने कहा कि जब ये जो है यानी कि जो निगेटिव पार्ट है, या मैं इसको ऐसे दिखाऊं, ये जो है निगेटिव कहता है इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन एन एटम इन अ सच वे दैट द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट इन द अचीव्ड। अब आपके मन में आएगा कि सर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है ये जो है ना इलेक्ट्रॉन स्टैटिक है, यानी कि मूव नहीं कर रहा है। आप लोगों को फिजिक्स में बताया जाता होगा कि ये बॉडी यानी कि स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब क्या हो गया, यानी कि जो है ये मूव नहीं कर रहा है, वही कह रहा है। इलेक्ट्रॉन, हाँ वेरी गुड, यानी कि रेस्ट में इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन एन एटम इन अ सच ए वे दैट द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट इन अचीव। क्योंकि ये आगे चल के गलत भी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्टैटिक नहीं है, वो क्या करता है यानी कि जो है मूव कर रहा है। तो वही कहा कि इसके अंदर यानी कि वाटरमेलन के अंदर जो रेड पार्ट है उसी पे मास है और उसी पे चार्ज है पॉजिटिव। फिर उन्होंने कहा कि बीच बीच में सीड एम्बेडेड है और उस सीड पे यानी कि नेगेटिव चार्ज है, और ओवरऑल यानी कि क्या कर रहा है, यानी कि जो है न्यूट्रलिटी बना रहा है। ठीक है, एक्सप्लेन द ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम, यानी कि वो क्या कर रहा है, पूरा का पूरा जो है एटम क्या हो जाएगा, हाँ वो जो है इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि क्या करते रहता है, मूव करते रहता है। वेरी गुड अंकुश। ठीक है, तो यानी किस प्रकार से क्या हो गया, एक्सप्लेन द ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम। तो ये सारी यानी कि इनकी बातें थी। इनकी लिमिटेशन क्या क्या थी, मैं अगर जब बताऊं, नॉट कंसिस्टेंट विथ रेस्ट ऑफ लेटर एक्सपेरिमेंट। इन्होंने कहा कि बाकी जगह पे जो है इनकी बातें वैलिड नहीं हुई, लेकिन मैं अगर जब बताऊं तो इनकी 3 लिमिटेशन थी। पहली लिमिटेशन थी कि मास मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या, नहीं, यानी कि कहां पे पाया जाता है, सेंटर पे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, दूसरी इनके अंदर क्या लिमिटेशन थी, इन्होंने जो माना था मॉडल कैसा माना था, स्टैटिक मॉडल माना था, जबकि स्टैटिक मॉडल नहीं है। इट डू नॉट डिड नॉट, ठीक है, इन विच इलेक्ट्रॉन आर स्टैटिक, जबकि एक्चुअल में स्टैटिक होता है क्या, नहीं। दूसरा इन्होंने, तीसरा वही कह सकते हो कि इन्होंने जो चार्ज जो यानी कि क्या मान लिया था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जबकि चार्ज भी क्या था, सेंटर पे कंसंट्रेटेड होता है। चार्ज इज concentrated, yeah, charge is not uniformly distributed, is not uniformly distributed। यानी कि ये सारी इनकी क्या थी, लिमिटेशन थी, यानी कि पूरी की पूरी जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है, यानी कि कहां पे हो जाती है, जो है एकदम बिल्कुल सेंटर वाले पार्ट पे यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो जिस कारण से ये इसकी लिमिटेशन थी। अब जब इसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां आ गई तो यानी कि इस कमियां को क्या करेंगे, कोई ना कोई सुधारेंगे। इसीलिए इसको सुधारने के लिए कौन सा मॉडल आता है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एटम कुड एक्सप्लेन करेक्टली बाय द थॉमसन मॉडल। यानी कि इन्होंने क्या जो है यानी कि कहा था, बिल्कुल जो सही था। ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, विच कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एटम कुड बी एक्सप्लेन करेक्टली बाय द थॉमसन मॉडल। यानी कि ठीक है, यानी कि इन्होंने क्या कहा कि कोई बच्चा मैसेज कर रहा है तो इन्हीं इसको बाद में देख लेंगे। ठीक है, कह रहा है
कि इसके अनुसार से यानी कि थॉमसन ने क्या कहा था, ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम, स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो इन्होंने बेसिकली क्या कहा था कि ओवरऑल जो एटम होंगे वो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, इन्होंने कई जगह पे स्टेबिलिटी ऑफ एटम की बात की, लेकिन हर जगह पे यानी कि अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था कि कैसे एटम स्टेबल होंगे। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये कह दिया था कि यानी कि एटम जो होगा क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। किस हिसाब से कहा था, क्योंकि उन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे यानी कि आपस में जो है यानी कि क्या हो जाएगा, चार्ज इक्वल हो जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने क्या कहा था, ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम के बारे में बात किया था। ओके, ठीक है, यानी कि ये सारी बातें जो है इन्होंने कही थी। अब हम लोग जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पे बात पे आ जाते हैं। यहीं से जो है अभी तक जो चीजें पढ़ी थी वो सारी हम लोगों ने 10th में जो है यानी कि क्या कर रखे हैं, यानी कि पढ़ रखे हैं। हाँ, किन्हीं को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, किन्हीं के मन में अगर जब कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग जो है यानी कि बिल्कुल पूछ सकते हैं, किन्हीं को ऐसा लग रहा हो कि जो है। हाँ ओके, ठीक है, बाकी सब किसी बच्चे को अगर जब किन्हीं को लग रहा हो कि हाँ ओके थैंक यू, और कोई किन्हीं को, बाकी सब बच्चे में से अगर जब किन्हीं को कोई दिक्कत है तो लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके ठीक है, चलिए अब हम लोग जो यानी कि बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल। ये मॉडल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारी चीजें हमें जो है सीखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, रदरफोर्ड ने किस चीज का डिस्कवर किया था, क्या आप लोग बताना चाहेंगे? न्यूक्लियस का किया था। रदरफोर्ड ने किसका डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस। हाँ वेरी गुड, यानी कि जो है हाँ यानी कि रदरफोर्ड ने जो डिस्कवर किया था वो न्यूक्लियस का यानी कि डिस्कवर किया था। चलिए, इन्होंने कैसे किया था इस चीज को मैं बताता हूं आप लोगों के लिए। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ मैं अपने तरीके से, फिर आप लोगों को सारे की बातें जो बताता हूँ। इन्होंने क्या करा कि एक इस प्रकार से जो है यानी कि सर्कुलर लिया। ठीक है, अब मेरे से उतना अच्छा बना नहीं, ठीक है। अब ये जो है यानी कि क्या है, हमारे पास इस तरह का चेंबर है जहां पे हम लोग क्या करेंगे, कोटिंग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, अल्फा सोर्स पार्टिकल रखेंगे। मैं इस प्रकार से बना देता हूँ। मैं बस आपको छोटी छोटी चीजें जो है यानी कि बताना चाहूंगा कि कैसे हम लोगों ने इस चीज को किया। यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, गोल्ड फॉइल। अच्छा, आपके स्कूल में पढ़ाया गया होगा रदरफोर्ड मॉडल। हम लोग गोल्ड का क्यों यूज करते हैं, बाकी किसी चीज का क्यों नहीं यूज करते हैं? ठीक है, और यहाँ से क्या निकलेगा, अल्फा पार्टिकल। और यहाँ पे हम लोग एक सीट का यूज कर लेते हैं, स्लीट का। ये पूरा इनका सेटअप था कि इस प्रकार से हम लोग जो है यानी कि क्या कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहां से क्या होगा कि अल्फा सोर्स पार्टिकल है, अल्फा सोर्स पार्टिकल है। और ये यहां से क्या होगा, अल्फा पार्टिकल निकलेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लीट कहते हैं। मैं बताऊंगा क्या काम है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, कोटिंग कर दिया फ्लोरोसेंट मटेरियल का। और ये जो है, हाँ ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा ज्यादा बढ़िया रहेगा, जल्दी हो जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जेडएनएस का कोटिंग कर दिया है। ठीक है, यानी कि फ्लोरोसेंट मटेरियल का। ये क्या है, यानी कि एक थिन फिल्म है जिसपे आप क्या कर सकते हो, डिटेक्टर एक तरह से कह सकते हो। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ये यूज करेंगे। अब जैसे ही यहाँ से क्या होगा कि अल्फा पार्टिकल निकलेगा। ठीक है, हाँ ये जो है गोल्ड फॉइल। ओके सॉरी, मैंने इसको बताना भूल गया। ये जो है यानी कि क्या है, गोल्ड फॉइल। अब यानी कि ये जो है यानी कि क्या है, आपके लिए जो है गोल्ड फॉइल है। अब जैसे ही यहां से निकलेगा तो ये क्या होगा, यानी कि इस पार्टिकल पे जाके टकराएगा। ठीक है, अब ये स्लिट का काम क्या है, आप ये तो पता लग गया होगा, अल्फा सोर्स पार्टिकल बेसिकली क्या होता है, He++ को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा सोर्स पार्टिकल कहते हैं। अब यानी कि ये क्या हो रहा होगा कि यहां से जो है यानी कि क्या होगा, ये निकलेगा, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकला है। स्लिट का काम क्या होता है कि ये जो है ना प्रिसाइज मैनर में जाने देता है। जैसे कि आप लोग देखना कि गेट के बाहर जो है यानी कि एक गार्ड लगा दिया जाता है ताकि वो क्या कहता है कि लाइन बाय लाइन चलो। उसी तरीके से ये भी स्लिट काम क्या करता है कि ये आपको कहेगा कि यानी कि एक प्रिसाइज मतलब ऐसा ना हो कि पूरा डेविएशन हो तो यानी कि पूरा हर जगह जो है लाइट चमकेगा तो आपको पता नहीं लग पाएगा।
तो ये काम क्या करेगा, बिल्कुल एक स्ट्रेट वे में जाने देगा। और जब ये जाएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा कि इसके जो है अलग अलग जो है यानी कि डेविएशन आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ये पूरा मिट जाएगा। चलो आप समझ जाना कि ये यहीं तक है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा कि यहाँ तक जो है ये जाएगा। अब इसके जो ये डायरेक्शन है इसमें बहुत कम आ रहे थे और इसमें जो है यानी कि कम आ रहे थे, अभी बताऊंगा क्यों। और एक जो था यानी कि वो कितने डिग्री पे घूम जा रहा था, पूरा 180 डिग्री पे यानी कि क्या हो रहा था, घूम जा रहा था। ठीक है, पूरा का पूरा यानी कि कितने डिग्री पे घूम रहा था, 1 डिग्री पे यानी कि घूम जा रहा था। अब जैसे ही 1 डिग्री पे घूम जा रहा था, यहाँ से निकला, थोड़ा सा जो है उसको नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, अब यानी कि ये कितने डिग्री पे घूम जाएगा, 180 डिग्री पे। और यहां से ये क्या होगा कि ऐसे जाएगा। अभी भी सीधा नहीं बना। मैं ऐसे रिवर्स ले लेता हूं। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से जाएगा और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया है, स्लिट ले लिया है। ठीक है, बेसिकली इतना गैप रहता नहीं है, तो आप लोग समझ जाना कि इसके अंदर जो है यानी कि इस प्रकार से हमने क्या कर लिया है, यहाँ पे लिया है। अब जैसे ही हमने यहाँ से लिया तो ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पे टकराएगा और इसी डायरेक्शन में क्या हो जाता है, रीबाउंस हो जाता है। अब जब रीबाउंस हो जाता है यानी कि अब एक एक करके मैं आपके क्वेश्चन को पूछता हूँ और एक एक करके जो है सॉल्यूशन देता हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि मैं गोल्ड फॉइल यूज क्यों करूंगा। जैसे कि आप लोगों ने देख सकते हो यहाँ पे, ये जो है यहाँ से स्लिट इन्होंने यूज किया है, मेरा स्लिट दूसरे टाइप का था, इनका जो स्लिट यानी कि क्या है, इस प्रकार से यहाँ पे। और इसकी थिकनेस याद रखना कितनी लेनी है, गोल्ड फॉइल की 100 नैनोमीटर लेनी है। ठीक है, 100 क्या लेनी है, नैनोमीटर लेनी है। इसकी थिकनेस कितनी लेनी है, 100 नैनोमीटर। अब चलो मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर आप यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की जगह बीटा पार्टिकल लोगे तो क्या होगा, ये आसानी से पास हो जाएगा और यहाँ पे ग्लो नहीं करेगा, यानी कि बिल्कुल एक जगह रहेगा। ठीक है, अब अगर आपके मन में आएगा कि सर हम लोगों ने एल्युमिनियम क्यों नहीं यूज किया, गोल्ड ही क्यों यूज किया, या फिर हम लोगों ने सिल्वर का यूज क्यों नहीं किया, इसका रीजन क्या है, 2-3 रीजन है। ठीक है, यानी कि कहा गया, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर फिर किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लेना। कहा क्या गया कि आपके सामने क्या है कि मान लो कि इस प्रकार से है, अगर जो सपोज कीजिए यानी कि ये गोल्ड फॉइल है। अब यानी कि जैसे ही गोल्ड फॉइल है तो यहाँ पे इसकी एक तो बहुत ज्यादा मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी होती है, जिस कारण से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जब इसकी मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो जिस कारण से हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो है बहुत ज्यादा थिन कर सकते हैं, पहली तो प्रॉपर्टी है। दूसरी, अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एल्युमिनियम का यूज करेंगे तो हो सकता है कि अल्फा पार्टिकल ने जैसे न्यूक्लियस को जो है यानी कि क्या कर दिया था, हटा दिया था, हो सकता था कि यहाँ भी हो जाए। तो इसलिए हमने क्या करा, हैवी एलिमेंट का यूज किया, जिसमें जैसे मान लो कि मैं बॉल को अगर दीवार पे मारूंगा तो दीवार को तीरता हुआ नहीं जाएगा, चीरता हुआ नहीं जाएगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोगों ने भी यहाँ पे ऐसा ही हैवी एलिमेंट का यूज किया ताकि कि आसानी से यूज हो सके। अब हमने 100 नैनोमीटर का क्यों यूज किया, ताकि कि जितना पतला होगा तो उतने आसानी से वो क्या हो जाए, यानी कि जो है अल्फा पार्टिकल पास हो जाए। इसलिए हमने यानी कि क्या किया, ये सारी चीजें की। यहाँ पे ZnS का कोटिंग किस लिए किया, ताकि कि आपको पता लग सके यानी कि जो रेज है वो टकराने के बाद यानी कि कहाँ जा रही है, कहाँ पे ग्लो कर रही है। हमने देखा कि जो मैक्सिमम रेज थी ना वो इसी रेंज में आ रही थी, ज्यादा से ज्यादा यानी कि क्या हो रही थी, यानी कि इस रेंज में जो यानी कि क्या आ रही थी, आ रही थी। इसका रीजन क्या हो गया, क्योंकि अगर जो सबसे ज्यादा तो स्ट्रेट लाइन में ही चली जा रही थी, यानी कि अगर हम पास करेंगे तो यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ही पास हो जा रही थी। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर वैकेंट होगा तभी तो, अगर जब मैं एयर में ऐसे मारूंगा अगर जब पास हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, एयर में जो है बहुत सारे, जैसे आप लोग मान लो कभी मान लो कि बंदूक चलाए हो मेले सब में, चलाए हैं कि नहीं, वहां पे देखना एक साइड जो है, हाँ ओके, एक साइड में देखना क्या रहता है कि जो है ऊपर में टांगे हुए रहते हैं, बॉल रहता है या घोड़ा रहता है या जो भी चीज रहता है जो इसका इनाम रहता है, इस प्रकार से रहता है। बैलून वाले में तो बैलून रहता है कि आप कोई भी एक जो यानी कि क्या कर सकते हो, बैलून को फोड़ सकते हो, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा कि हाँ निशाना है।
अब जिसको चेक करना रहता है तो वो क्या करता है, जो इसके ऊपर यानी कि थ्रेड के ऊपर यानी कि क्या होते हैं, कुछ चीजें लटकाई रहती है, जैसे बॉल हो गया या फिर घोड़ा हो गया या जो भी चीजें हो, सिक्का हो गया, आपको उसको हिट करना है। अगर यहाँ पे सोचो कि अगर सीधे सीधे पास हो जाएगा तो इसका मतलब आपने गोली सीधे सीधे पास कर दिया, यानी कि स्ट्राइक नहीं किया। यही यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि मोस्ट ऑफ द रेज जो है यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट में पास हो जाता है, लेकिन कुछ रे देख रहे थे यानी कि क्या हो रहे थे, डेविएट हो रहे थे। मैं इसको एक अच्छे से डायग्राम में यहाँ से आप लोगों को फिर से मैं समझा देता हूँ। ये जो गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, अल्फा पार्टिकल को हम लोगों ने क्या करा, थिन गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक किया, और जैसे स्ट्राइक किया तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से रिजल्ट आया। यहाँ ध्यान देखिए कि मोस्ट ऑफ द रेज जो है वो क्या हो जाएंगे, स्ट्रेट लाइन में पास हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द रे क्या हो गई, बिल्कुल सीधी सीधी पास हो गई, यानी कि मोस्ट ऑफ द रेज जो है बिना डेविएशन के ही यानी कि क्या हो गई, यानी कि पास हो गई। लेकिन सम जो रेज है वो सम एंगल पे हो रही है। अब इसका रीजन क्या है, अभी जस्ट मैं बता रहा हूँ। और कुछ देखो यानी कि इधर और कुछ इधर, और एक जो रेज है जो 20,000 में से एक रेज जो होती है एक वो, और बार समझा दो सर। हाँ ओके स्वामी, ठीक है मैं बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या कहा कि ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि कोई अल्फा सोर्स पार्टिकल लिया, ठीक है, मैंने क्या करा, कोई अल्फा सोर्स पार्टिकल लिया, मैंने यहाँ पे थिन स्लिट, यहाँ पे हमने कैसा लिया, थिन स्लिट। थिन स्लिट का मतलब क्या हो जाता है, बहुत ही पतला यानी कि नैरो जो है यानी कि हो लगा। क्यों ऐसा करते हैं, ताकि कि जो है इससे जो है प्रिसाइज मैनर में जो है रेज जा सके। ऐसा होगा पूरा फैलते हुए जाएगा तो यानी कि हमारे लिए भी क्या हो जाएगा, काफी दिक्कत हो जाएगा कि किधर लाइट पड़ रही है, क्या हो रही है, नहीं हो रही है, इस चीज को हम अच्छे से जो है नहीं देख पाएंगे। इसीलिए हमने क्या करा कि एकदम बिल्कुल सिंगल स्लिट लिया। वाई स्लिट इज यूज बेटा, हमने बताया कि इसलिए यूज करते हैं ताकि कि इससे एक प्रिसाइज मैनर में जा सके। जैसे मैं कहूँ कि देखना कि जब कभी आप लोग कहीं मेन पार्टी फंक्शन में जाते होगे, या ऐसे जैसे मान लो कभी स्टेडियम में जा रहे हो, जैसे स्टेडियम में जब मैच नहीं रहता तो तब तो आप कैसे भी जा सकते हो, लेकिन जब मान लो, हाँ जिस दिन मैच रहता है तो देखना एक लाइन बनाई जाती है उसमें, या मंदिर में पूजा करने के लिए जाओगे तो एक बिल्कुल रो बनाई जाती है कि ऐसे ऐसे जाना, ऐसे ऐसे घूम घूम के जाना है। क्यों, हाँ 180 डिग्री पे भी बात करेंगे, ठीक है। यानी कि इसलिए बनाया जाता है ताकि कि आप प्रिसाइज मैनर में जाओ, धक्का मुक्की ना हो, कि जो है आपको बिल्कुल एक सीक्वेंस में चलोगे तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, यानी कि जो है मंदिर में दर्शन कर सकते हो, या जहां भी आप स्टेडियम में जा रहे हो वहां मैच देख सकते हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको ओपन कर देता तो हो सकता था कहीं ये रे बना इधर रे, तो हमें प्रिसाइज मैनर में पता नहीं लग पाएगा कि कहाँ पे रेज जो है स्ट्राइक कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल, और कहाँ जो है ग्लो कर रही है। इस तरह से हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हमने यानी कि क्या करा, यानी कि थिन शीट का यूज किया। गोल्ड फॉइल का यूज इसलिए किया ताकि कि आपको पता लग सके, यानी कि इसके अंदर यानी कि जो है कौन सा जो है बिना इसको, अगर जो आपने छोटे मटेरियल जैसे बेरिलियम का यूज करते, हो सकता था अल्फा पार्टिकल बेरिलियम को तोड़ता हुआ यानी कि पार हो जाए, क्योंकि यहाँ पे इसकी काफी ज्यादा एनर्जी होती है। अगर आपने हैवी मेटल यूज किया तो जिस कारण से उसको क्या करेगा, तोड़ते हुए नहीं जाएगा, हाँ उसके अगल बगल से यानी कि टकरा के यानी कि क्या हो जाएगा, चले जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या करा, यानी कि गोल्ड फॉइल का यूज किया। अब देखो ये सारी चीजें पता लगे, अगर अल्फा पार्टिकल की जगह पे बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल यूज करते तो सीधे सीधे पास हो जाता है, यानी कि न्यूक्लियस को भी पेनिट्रेट करते हुए पार हो जाता। तो इस कारण से हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा है कि इसका यूज किया। कोटिंग इसलिए किया ताकि कि जब ये पास हो सके यहाँ से तो आपको क्या हो सके, यानी कि जो है ये विजिबल हो सके। अब ध्यान से सुना, यहाँ देखिए कि मैंने क्या कहा कि जो मोस्ट ऑफ द रेज जो होंगे वो देख रहे हो, यानी कि क्या हो रही है, सीधी सीधी पास हो रही है, ठीक है। यानी कि मोस्ट ऑफ द रेज जो यानी कि क्या हो रही है, यानी कि जो सीधी सीधी पास हो जा रही है। अगर जो सीधी सीधी पास हो जा रही है इसका मतलब क्या है, यानी कि जो मोस्ट ऑफ द यानी कि जो रेज है वो यानी कि वैकेंट होगा तभी तो सीधी सीधी पास होगी। अगर जो यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट होता, जैसे मैंने कहा बंदूक से गोली चलाओगे तो अगर जो वो मेटल पे या किसी सिक्के पे हिट करता है तो यानी कि परफेक्टली यानी कि वहां पे हैवी है। लेकिन अगर अगल बगल से पास हो जाता है तभी पास होगा स्ट्रेट लाइन में, जब वहां पे कोई उसको रोकने वाला नहीं होगा। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ कि मोस्ट ऑफ द रेज जो यानी कि क्या हो गई, स्ट्रेट लाइन में पास हो गई, लेकिन कुछ जो है यानी कि क्या हो गया, डेविएशन के साथ पास हुआ। लेकिन कुछ में जो है ज्यादा डेविएशन आया, क्यों आया जस्ट थोड़ी देर में आपको समझेंगे। यहाँ पे देखो इन दोनों में जो है, इधर वाले में जो है बहुत ज्यादा डेविएशन आ गया। क्यों, क्योंकि ये जो बिल्कुल न्यूक्लियस से करीब से होकर गुजर रहा था इसलिए। और 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल यानी कि क्या होता है, 180 डिग्री पे रीबाउंस कर जाता है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि यानी कि बिल्कुल सेंटर पे टकरा रहा होगा। मैं इसको इस चीज से समझाता हूं। मान लो कि ये कोई एक एटम है, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, कोई एक एटम है। ये जो है हमारे पास क्या है, एक जो है मैंने एटम ले लिया, ठीक है।
अब यानी कि आपके पास ये जो एटम हो गया, तो यानी कि हमने क्या करा, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा, ठीक है। अगर मैं रेस को पास करूंगा, यानी कि ये यहां से, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन से, तो यानी कि क्या हो जाएगा, इसको तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, तो यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से फिर से गुजरा, तो यानी कि यहाँ भी बिल्कुल क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में यानी कि पास हो जाएगा, ठीक है। अगर यहां से भी गुजरेगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में यानी कि पास हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है। क्यों, आप पूछोगे सर क्यों स्ट्रेट लाइन में पास हो जा रहा है, कोई इसको रोकने वाला नहीं है, रोकेगा तभी तो यानी कि इसके अंदर होगा। लेकिन अब जैसे मैं यहाँ पे देखो कि मैंने क्या करा कि यहाँ से यानी कि इस प्रकार से बिल्कुल करीब से पास कराया, तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि अल्फा पार्टिकल है तो He++ होता है। और न्यूक्लियस में अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तभी यानी कि क्या हो रहा होगा, डिवीजन हो रहा होगा। तो यानी कि मैं यहाँ पे भी ऐसे ही कर देता हूँ, यानी कि इस प्रकार से ये बिल्कुल ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो यानी कि यहां से भी क्या हो रहा होगा कि इस प्रकार से बिल्कुल यानी कि पास हो रहा होगा, और ये क्या हो रहा होगा, एकदम क्लोज यानी कि डिवीजन हो रहा होगा। लेकिन मान लो सपोज करो कि यहां से एकदम बिल्कुल ये इस प्रकार से जा रहा होगा, तो यानी कि इसके अंदर डिवीजन क्या होगा, यानी कि ज्यादा हो जाएगा। और यहां से भी अगर जो डिवीजन जा रहा होगा, तो यानी कि इसके अंदर क्या हो जाएगा, डिवीजन ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगा, अगर ये क्या हो रहा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा होगा, तो यानी कि न्यूक्लियस से टकराएगा, और ये हैवी पार्टिकल है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, रीबाउंस हो जाएगा। ये कब होता है, यानी कि 180 डिग्री में, यानी कि क्या हो जाता है, ऐसे एक सॉरी 20,000 में से एक पार्टिकल होते हैं जो 180 डिग्री पे यानी कि क्या हो जाते हैं, रीबाउंस हो जाते हैं। खैर, यहाँ से बातें समझना, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, पहली बात कि देखो ये सारे जो रेज है 1 2 यानी ग्रीन कलर वाले, ये क्या हो रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में पास हो जा रहे हैं। क्यों स्ट्रेट लाइन में पास हो जा रहे हैं, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। जब ये रोकने वाला नहीं तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे पास हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया कि जो भी एटम होते हैं उसके अंदर जो है मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या होते हैं, यानी कि वैकेंट होते हैं। इतनी सी बात क्लियर है। फिर सेकंड सर। बात, हाँ ओके, थैंक यू नीलम। उस हाँ, किन्हीं को डाउट होगा तो मैं जस्ट अभी 1 मिनट मेरे को समझ देना, मैं जो है फिर उसके बाद आपके जो है डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए मेरी बात सुनिएगा कि अगर मेरे पास यहाँ पे न्यूक्लियस के करीब से जाएगा, तो यानी कि डेविएशन होगा। अब आपके मन में आएगा सर क्यों डेविएशन होगा, क्योंकि आपको पता है कि अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, और सेम चार्ज जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, रिपेल कर देते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कि ये जो है सेम चार्ज है। ये तब होता जब इसके पास पॉजिटिव चार्ज, हमें ये पता है कि हीलियम के पास यानी कि क्या, गुड इवनिंग रजत, यानी कि हीलियम के पास यानी कि क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये तभी रिपेल करेगा, इसका ये तभी रिपेल करेगा जब न्यूक्लियस के पास यानी कि क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ से ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात यहां से हमें ये तीसरी बात ये समझ में आनी चाहिए कि जब न्यूक्लियस से टकराता है, तो यानी कि इसके पास बहुत ज्यादा हैवी मास है। अगर जो हैवी मास है, तो यानी कि इसको तो डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकता। अगर इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, तो यानी कि क्या होगा, इससे टकराएगा। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल इससे टकराता है, यानी कि छोटी सी गैप से पहले ही ये डेविएट हो जाता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल इस पर टकराते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे रिपल्सन फोर्स एक्ट करती है, जिस कारण से थोड़ी सी दूर से पहले ही यानी कि क्या हो जाती है, डेविएट हो जाता है। और ऐसा कब होता है, 180 डिग्री डेविएशन जब होता है, 20,000 में से एक पार्टिकल जो यानी कि क्या हो जाते हैं, 180 डिग्री पे डेविएट हो जाते हैं। क्या किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप लोग एक बार पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर है सर। ओके, और किन्हीं को, वंस ओके, यस सर। नो सर। ठीक है, ओके, अच्छे, थैंक यू। अगर जब किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए एक बार कि हाँ सर ये पॉइंट नो नया सर। ले, हाँ ओके, थैंक यू। नो अगर सर। जब किन्हीं को ऐसा लग रहा हो कि ये पॉइंट नहीं समझ में आया, तो चले आगे बढ़ जाए। ओके, ठीक है, यस सर। चलिए। अब यानी कि देखिए यही चीजें जो है इन्होंने दिखाया हुआ है, यानी कि ये गोल्ड आइटम इन्होंने लिया, मैंने एक आइटम लेके दिखाया, इन्होंने मल्टी लेयर लेके दिखाया। यानी कि जब देखो न्यूक्लियस के करीब से जाएगा, तो यानी कि क्या हो जा रहा है, यानी कि रिटर्न हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए यानी कि क्या हो रहा है, यानी कि जो रिटर्न हो जा रहा है। और जैसे ही यानी कि न्यूक्लियस के आसपास से जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें जो यानी कि होगा, यानी कि इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस के पास यानी कि मास जो है यानी कि क्या होगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। यानी कि न्यूक्लियस के पास क्या हो जाएगा, मास जो है यानी कि कंसंट्रेटेड है। अब यहाँ से क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिला वो आप देखिए। मोस्ट ऑफ देम द पास्ट अनडिफ्लेक्टेड, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया
कि मोस्ट ऑफ द रेज जो है यानी कि बिना किसी डेविएशन का पास हो गया, इसका मतलब है कि यानी कि उसके पास क्या है, वैकेंट स्पेस ज्यादा है। फिर कहता है वेरी स्मॉल फ्रैक्शन डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल, यानी कि बहुत कम जो यानी कि क्या हो जाएंगे, लार्ज पे यानी कि क्या हो जाएंगे कि डेविएट हो रहे होंगे, बहुत ही कम होते, 2-4 जो है यानी कि होते हैं। फिर कहता है स्मॉल फ्रैक्शन वाज द डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, यानी कि थोड़े ज्यादा होंगे, यानी कि जो ज्यादा डेविएशन वाले होंगे वो बहुत कम होंगे, और जो छोटे डेविएशन वाले होंगे वो क्या हो जाएंगे, थोड़े ज्यादा होते हैं। जिसमें से 180 डिग्री में 1 इन 20,000 पार्टिकल में यानी कि क्या होंगे, यानी कि जो है डेविएट होंगे। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। यानी कि इस प्रकार से यानी कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो है इसकी बातें कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो ये सारी बातें जो है यानी कि थी। अब यहां से हम लोग बात करते हैं क्या ऑब्जर्वेशन मिला, क्या कैलकुलेशन मिला। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑब्जर्वेशन में मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल फाइव विदाउट डेविएशन। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल था वो कैसे पास हो गया, विदाउट डेविएशन, डिफ्लेक्शन। क्यों जो है विदाउट डेविएशन या डिफ्लेक्शन पास हुआ, कोई बताना चाहेंगे। रोकने वाला कोई भी नहीं था। हाँ, यानी कि उसके पास क्या था, वैकेंट स्पेस था, यानी कि इम्पटी स्पेस था। वेरी गुड आर्यन, तो इस कारण से यानी कि पास हो गया। इसका कंक्लूजन क्या निकालोगे, इसका मतलब कंक्लूजन क्या हो गया कि यानी कि उसके पास क्या है, यानी कि वैकेंट स्पेस ज्यादा है, यानी कि इम्पटी स्पेस ज्यादा है, प्रेजेंस ऑफ लार्ज इम्पटी स्पेस इन द एटम। यानी कि यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि जो है वो क्या है, लार्ज एटम है। ठीक है, अब देखो अल्फा पार्टिकल वेयर डिफ्लेक्टेड स्मॉल एंगल, इसका मतलब है कि अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जिस कारण से यानी कि पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल रीजन, जिस कारण से जिस रीजन में होगा उसी रीजन में क्या होगा, यानी कि डिवीजन होगा। इस कारण से यहां से हमें क्या पता लगा कि उसके अंदर जो यानी कि क्या होता है, बहुत ही छोटा सा रीजन है जहां पे यानी कि क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और आपको पता है पॉजिटिव चार्ज किस पे पाया जाता है, यानी कि प्रोटॉन पे। जिसमें से कहता है वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, यानी कि करीब करीब 1 इंटू 20,000 में से वो क्या होते हैं, यानी कि डिफ्लेक्टेड होते हैं 180 डिग्री में। स्मॉल पॉजिटिव चार्ज कोर एट द सेंटर, यानी कि बहुत ही कम रेज जो है यानी कि सेंटर पे स्ट्राइक करती है, और जब वो सेंटर पे स्ट्राइक करेगी तो यानी कि क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। मैं इसको एक और तरीके से समझाता हूं कि मान लो मेरे पास रुई की गठरी है, रुई की गठरी समझते हो। यस सर। हाँ, वेरी गुड। अब यानी कि मान लो मेरे पास ये रुई की गठरी है, और मैंने बीच में इसके अंदर क्या कर दिया, यानी कि लोहे का जो है यानी कि बॉल रख दिया। ठीक है, अब मुझे बताओ मैं गोली चलाऊंगा तो यहाँ से पास होगा, होगा कि नहीं। यस सर। यहाँ से गोली चलाऊंगा तो पास हो जाएगा, लेकिन अगर यस मैं सर। इसके करीब से चलाऊंगा तो यानी कि अगर जो थोड़ा सा भी टकराएगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, डिविएट हो जाएगा। यहाँ से भी यस थोड़ा सर। सा भी टकराऊंगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, डिविएट हो जाएगा। डेविएट हो लेकिन जाएगा। अगर मैं सेंटर पे से चलाऊंगा तो वो टकराएगा और वो क्या हो जाएगा, मेरी तरफ ही आके लग जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो है यानी डेविएट कि नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि ये क्या है, हैवी मास है, जिस कारण से यानी कि क्या हो जाएगा, इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, खैर किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो आप लोग मेरे को बता सकते हैं, यानी कि इस प्रकार से याद रखना नो कि जे सर। फॉर्म्स। हाँ, एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज कोर, कोर एट द सेंटर ऑलमोस्ट कैरी इंटायर मास ऑफ द एटम। यहां से आपको क्या पता लगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पे पाया जाता है, यानी कि न्यूक्लियस में। यानी कि उस छोटे से रीजन को इन्होंने क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस दे दिया। उस न्यूक्लियस में यानी कि क्या पाया जाता है, पूरा का पूरा मास जो है यानी कि क्या रहता है, कंसंट्रेटेड रहता है। और वहीं पे जो यानी कि क्या रहता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज भी रहता है। तो ये जो है इन्होंने क्या कहा, न्यूक्लियस। आपको याद रखना है 2-3 पॉइंट। एक तो मैं बताऊं कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, बताइए। न्यूक्लियस की सर डिस्कवरी किसने, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने किया था। अब आपको अगर ये भूल जाओ कि सर मेरे को तो याद नहीं रहेगा कि सर रदरफोर्ड ने यानी कि कैसे किया। रदरफोर्ड ने क्या किया, यानी कि फोड़ के, यानी कि न्यूक्लियस से एटम को क्या करा, फोड़ा और उससे क्या निकाल लिया, न्यूक्लियस निकाल लिया। रदरफोर्ड है, फोड़, फोड़ मतलब क्या होता है, फोड़ दिया। फोड़ेगा तो यानी कि क्या निकलेगा एटम में, न्यूक्लियस निकलेगा। तो यानी कि आप इस प्रकार से, हाँ आपको याद भले आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि सर आप ऐसे बता रहे हो, लेकिन जब आपके सामने जब पूछा जाता है ना, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि वहां पे सिमिलर ऐसी चीजें दी जाती हैं कि जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए वो पर्याप्त रहती है। तो आप याद रखना कि न्यूक्लियस को जो एटम को फोड़ के यानी कि न्यूक्लियस निकाला था किसने, रदरफोर्ड ने। यानी कि फोर्ड है तो उसने भी फोड़ा था, यानी कि जैसे कि सीड। हाँ ठीक है, ओके ठीक है। इस प्रकार से आप क्या याद रख सकते हो कि यानी कि जो है न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रदरफोर्ड ने। एटम को फोड़ेगा और क्या कर लेगा, यानी कि न्यूक्लियस निकाल लेगा। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ, नो सर। हाँ, की फीचर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। यानी कि रदरफोर्ड मॉडल का क्या क्या है
यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन के द्वारा यानी कि क्या हो रहा होगा, यानी कि इस न्यूक्लियस वाले पार्ट पे क्या लग रहा होगा, यानी कि फोर्स लग रहा होगा। और जब ये फोर्स लग रहा होगा तो यानी कि क्या हो रहा होगा, यानी कि इसको बैलेंस करने के लिए यानी कि क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि क्या करता है, यानी कि रिवॉल्व करते रहता है। ठीक है, यानी कि अब ये जैसे ही यानी कि यहाँ से धीरे 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 क्या कर रहा है, यानी कि जो है ये रिवॉल्व कर रहा है। और अगर ये रिवॉल्व करते रहेगा तो इसको बैलेंस कौन करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। अगर अट्रैक्शन लग रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे, अगर जो रिपल्सन लग रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन कहेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो दोनों अपोजिट चार्ज है, अगर जब दोनों अपोजिट चार्ज है तो यानी कि क्या करेगा, यानी कि अट्रैक्ट करेगा, इसीलिए यहाँ पे कैसा हो जाता है, यानी कि जो है अट्रैक्शन वाला जो है फोर्स लगता है। क्या किन्हीं को यहाँ लगा, अगर जब कोई दिक्कत है तो पूछते चले जाना। तो इन्होंने कहा कि यानी कि जो है ये जो है क्या हो जाएगा, यानी कि जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। खैर मैं यहाँ पे बताऊं, साइज ऑफ न्यूक्लियस रेडियस कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर, साइज ऑफ न्यूक्लियस रेडियस कितना हो जाता है, साइज ऑफ न्यूक्लियस रेडियस कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -15 के रेंज में होता है। ठीक है, मीटर में। खैर आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, अगर आपके सामने क्या हो जाए, न्यूक्लियस का, किसी भी एटम का न्यूक्लियस निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मूला, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरे पास है R0 इंटू A टू द पावर 1/3। R0 की जो वैल्यू लेना 4/3 इंटू 10 टू द पावर -15 ले लेना। ठीक है, यानी कि जो R की वैल्यू ले लोगे, यानी कि क्या ले लोगे, 4/3 इंटू 10 टू द पावर माइनस जो है यानी कि क्या ले लेना, 15 ले लेना। अब यानी कि आपके सामने अगर जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं, फाइंड द रेडियस ऑफ, फाइंड द, हाँ ये याद रखना, न्यूक्लियस ऑफ रेडियस है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। और ये क्या है, रदरफोर्ड कांस्टेंट कह दो या जो है कांस्टेंट कह दो। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, फाइंड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इन एल्युमिनियम एटम। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, यानी कि हमने जो है क्या कर लिया, यानी कि एल्युमिनियम एटम में। अब आपके पास देखो, यानी कि R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R0 टू द पावर यानी कि कितना हो जाएगा, 1/3। यहाँ पे A क्या है, एटॉमिक मास है, क्या है A, एटॉमिक मास है। ठीक है, यानी कि क्या है A, एटॉमिक मास है। अब यानी कि R की वैल्यू कितना लिख दोगे, 4/3, और यहाँ पे A का मास, आपको एल्युमिनियम का मास पता है कितना होता है, कोई बताना चाहेंगे, 27 होता है। ठीक है, ओके वेरी गुड, यानी कि कितना होता है एल्युमिनियम का मास जो है, यानी कि 27 होता है। मैं आपको 1 से 30 तक क्लास में ही याद करा दूंगा, आप चिंता मत करना। जिस दिन मैं किसी दिन अगर आप लोग कहोगे तो जो है मैं 1 से लेकर पूरा 30 तक आपको क्लास में याद करा दूंगा। एक छोटी सी टेक्निक होती है, अगर आप उस टेक्निक को फॉलो करोगे तो 1 से 30 तक आप लोगों को याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि 127 पे पावर 1/3 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, आएगी कि नहीं। 1/3 का मतलब क्या होता है, यानी कि क्यूब, यानी कि 27 का क्यूब कितना Yes, होगा, sir. 3 हो जाएगा। तो ये 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ पे 10 टू द पावर -15 लिखना। तो यानी कि यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि इसका जो रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -15 के करीब करीब हो जाएगा, यानी कि किस में हो जाएगा, मीटर में। अगर इसी तरीके से किसी का भी दे दिया जाए, जैसे मान लो कोई एक एटम है जिसका मास 64 है, तो आप उसका रेडियस बता सकते हो क्या, तो बिल्कुल आसानी से बता सकते हो। आपके सामने इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आएगा तो यानी कि आप क्या कर लोगे, यानी कि इनकी वैल्यू निकाल लोगे। क्या किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखना। ठीक है, R इक्वल टू R0, ये सीधे सीधे फॉर्मूला भी कई बार जो है पूछ जाता है। खैर, अब रदरफोर्ड के अंदर डिमेरिट क्या क्या थी, इसके अंदर बेसिकली 2 डिमेरिट थे। यानी कि इन्होंने ये नहीं बता पाया कि जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो यानी कि कैसे ये सारे चीजें जो होंगी। इन्होंने ये तो कह दिया कि यानी कि सेंटर होता है, सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और उस पॉजिटिव चार्ज यानी कि बिल्कुल कंसंट्रेटेड होता है, उसमें मास भी होता है। यानी कि पूरा का पूरा मास जो थॉमसन मॉडल के अनुसार से उन्होंने कहा था कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो उन्होंने कहा नहीं भाई, पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं होता है,
वो कहाँ पे होता है, यानी कि सेंटर पे होता है और पूरा का पूरा मास होता है। दूसरी बात, इनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ गई, इन्होंने जो है ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर कोई भी चीज मूव कर रहा है, हाँ ठीक है, ओके वेरी गुड, यानी कि मैं एक चीज पूछूं कि जैसे कि मान लो कि कोई भी चीज घूम रहा है तो उसकी एनर्जी खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यस अब यानी कि जब इनसे पूछा कि भाई बताओ कि जब आपके अनुसार से Yes, sir. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, कभी ना कभी तो उसकी एनर्जी खत्म होनी चाहिए, यानी कि कुछ समय बाद यानी कि कहाँ आ जाना चाहिए, न्यूक्लियस में आ जाना चाहिए। तो इन्होंने इस बारे में नहीं बता Yes, पाया, sir. इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यानी कि इस समय के अनुसार से उन्होंने जो बिल्कुल नहीं बता पाया कि ऐसा क्यों हो गया था। क्योंकि आपको पता है कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल थ्योरी कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर जो घूम रहा है तो यानी कि वो क्या होगा, उसकी एनर्जी जो है यानी कि क्या होगी, कम होती चली जाएगी। अगर एनर्जी कम होती चली जाएगी तो कुछ समय बाद यानी कि क्या हो जाएगा, वो जो है यानी कि क्या हो जाना चाहिए, न्यूक्लियस में जाके मर्ज होना चाहिए। अगर कोई भी एटम न्यूक्लियस में आके मर्ज हो जाएगा तो यानी कि एटम ही खत्म हो जाएगा। और अगर एटम खत्म हो जाएगा तो यानी कि जैसे मेरे पास ये मार्कर है, अगर ऐसा होता यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे खोते, ये धीरे धीरे क्या हो जाता, छोटा होता चले जाता। यानी कि ये जो है एक्चुअल में अभी इतना बड़ा है, तो मैं 3 महीने बाद यानी कि यूज करता तो हो सकता था कि छोटा हो जाता है, और साल भर बाद यूज करता है तो यानी कि इस प्रकार से आता है। लेकिन बाद में आगे मैं बताऊंगा कि इस ये बातें जो है यानी कि गलत हो गई, और इसको बताऊंगा क्यों ऐसा होता है कि जिस कारण से यानी कि ये सारी चीजें जो है घूमती रहती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब बोर्स मॉडल बताऊंगा तो वहां पे मैं आपको इसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो ये इनकी डिमेरिट थी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है इसके बारे में नहीं बताया, किस किस पोजीशन पे है, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में जो है यानी कि ये जो है एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो ये सारी इनकी क्या थी, ड्रॉबैक थी। ठीक है, क्या इनको अगर जो रदरफोर्ड मॉडल से कोई दिक्कत है तो आप लोग एक बार पूछ सकते हैं, किन्हीं के मन में अगर जो कोई भी दुविधा हो तो आप लोग यानी कि क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो मैं क्वेश्चन कराता हूँ, किन्हीं को कोई पॉइंट ना समझ में आए तो बिल्कुल पूछ लीजिए तब तक आप लोग। अगर जो किन्हीं को लग रहा है कि सर मेरे को ये जो है पॉइंट नहीं समझ में आया तो यानी कि आप लोग पूछ सकते हैं। ओके Yes, sir. ओके वेरी गुड अक्षय और मन, बाकी लोगों को किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। No, No, sir. sir. हाँ चलिए आगे बढ़ जाए। ओके थैंक यू वंस। Yes, sir. हाँ ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है, मैंने देखो ये बता भी दिया कि इसका साइज कितना होता है, 10⁻15 होता है, सॉरी एटम का साइज कितना होता है, 10⁻⁻10 होता है, और इसका साइज कितना होता है, 10⁻। खैर आपसे पूछा है which of the following conclusion could not be derived from the Rutherford alpha particle scattering experiment, यानी कि कौन सी बात नहीं थी। ये बात तो बिल्कुल सही है कि मोस्ट ऑफ द एम्प्टी स्पेस था, यानी कि वैकेंट स्पेस था, यानी कि ज्यादा से ज्यादा क्या था, यानी कि उसका था द रेडियस ऑफ एटम इज अबाउट 10⁻⁻10 मीटर व्हाइल द रेडियस ऑफ इज 10⁻⁻15, यानी कि बिल्कुल ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन मूव इन अ सर्कुलर पाथ फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट, यानी कि इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि थर्ड हो जाएगा। वेरी गुड विनोद, ठीक है अच्छे। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये इन्होंने नहीं बताया था कि फिक्स्ड एनर्जी होती है, और फिक्स्ड एनर्जी जो होती है उसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। ये सारी की बातें जो है उन्होंने जो है नहीं बताई थी। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। ठीक है नो सर। No, चलिए sir. अब हम जो है यानी कि मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बताते हैं। मिलिकन ने क्या डिस्कवर किया था, कोई बताना चाहेंगे? यानी कि चार्ज के बारे में बताया था कि किसी एटम पे या इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। बहुत ही सिंपल सा चीजें हैं, मैं आपको एक सिंपल सा डायग्राम बना के आपको सारी पॉइंट बता देता हूं कि कैसे इन्होंने जो है किया था। चलिए मैं यहीं पे बता देता हूं ताकि कि मेरे को भी समय जो है ज्यादा ना लगे, आपको यहीं पे सारी पॉइंट जो है मैं बता देता हूँ। देखिए ध्यान से, यानी कि दो प्लेट लिए हैं, ठीक है, यानी कि एक पॉजिटिव प्लेट है एक नेगेटिव प्लेट है। अब देखो यहाँ पे मैं इस चीज का यूज कर रहा हूँ, ये जो ऊपर वाला जो पॉजिटिव ये जो है प्लेट कैसा है, पॉजिटिव प्लेट है, और ये वाला जो है प्लेट कैसा है, यानी कि जो है इस प्रकार से ये नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना ये जो है यानी कि क्या है, जैसे आप लोगों ने कभी सैलून गए होगे, देखना फुहारा मारा जाता है, तो पहले जो यानी कि क्या था, जैसे इसको प्रेस करोगे यानी कि जैसे दबाओगे, यानी कि यहाँ से क्या होगा कि ये एटमाइजर से
यानी कि जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट जाएंगे, और इसके बीच में एक छोटी सी होल होती है, हाँ, जिसको स्प्रे कहते हैं, वेरी गुड, ठीक है। इसके बीच में ना यहाँ पे सेंटर पे यानी कि क्या होता है, यानी कि होल होता है, ठीक है। ठीक है, पंप नहीं कहेंगे, पंप दूसरा चीज हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि जैसे ही आपने यहाँ से एटमाइजर को दबाया, तो दबाओगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ से धीरे से क्या हो जाएगा, ये जो ऑयल है यानी कि बेसिकली इसको वैक्यूम ऑयल कहा जाता है। वैक्यूम ऑयल की खासियत क्या होती है कि ये आसानी से एटम के साइज में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप कहोगे सर क्या मैं सरसों का ऑयल या जो नारियल ऑयल या ये यूज कर सकता हूँ या पेट्रोल वाला ऑयल, नहीं। इसकी एक खासियत होती है कि ये एटमाइजर ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एक तो ये एटम के साइज में कन्वर्ट करता है, दूसरी बात ये आराम से यानी कि क्या हो जाता है कि जो है दूर दूर हो जाते हैं। लेकिन आप अगर जो ऑयल का यूज करोगे तो वो चिपके हुए रह जाएंगे, जिस कारण से आप आसानी से स्टडी नहीं कर पाओगे। यहाँ पे एक छोटा सा होल होता है, यहाँ पे आपको भले नहीं दिख रहा होगा, लेकिन एक एक्चुअल में छोटा सा होल होता है, यहाँ से धीरे धीरे पार्टिकल आएगा, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कैसे होता है, सारी चीजें आप यहाँ ध्यान से। अब एटमाइजर का काम तो समझ गए, और ये जो है यानी कि क्या है, वैक्यूम ऑयल होता है। ये क्या होता है, यानी कि जो है वैक्यूम ऑयल होता है। अब वैक्यूम ऑयल यानी कि VACC, ठीक है, यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि वैक्यूम ऑयल हो जाता है। और जैसे यानी कि वैक्यूम ऑयल यूज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, छोटे छोटे एटम में यानी कि आसानी से जो है हो जाता है। यहाँ पे देखो आयनाइजेशन रेडिएशन होता है, यानी कि जो पार्टिकल होगा उसको क्या कर देगा, यानी कि आयनाइज्ड होगा। और यहाँ पे क्या होता है, माइक्रोस्कोप होता है, जिससे आप क्या करोगे, यानी कि स्टडी करोगे। ये बेसिकली आप यहाँ पे कह सकते हो कि यानी कि रेडियो एक्टिव सोर्स भी कह सकते हो, जिससे ये जो पार्टिकल होगा यानी कि इस छोटे से होल से जब ये गिरेगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि आयोनाइज्ड हो जाएगा। यानी कि जैसे आप यहाँ पे क्या करते हो, कोई भी रेडियो एक्टिव चीजें यूज करते सोर्स से, तो यानी कि क्या हो जाता है, जैसे एक्सरे का कई जगह पे आपको दिया रहेगा, यहाँ पे एक्सरे का यूज करते हैं। ये जैसे इस पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, आयनाइज्ड हो जाएगा। अब आयनाइज्ड हो जाएगा तो यानी कि क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। सबसे पहले मैं बताता हूं कि ऊपर में हमने पॉजिटिव प्लेट क्यों लिया, यहाँ पे नेगेटिव प्लेट क्यों लिया, ठीक है। आपको पता है कि जैसे ये ड्रॉपलेट है, यानी कि जो एटम यानी कि एटम के साइज का है, ये क्या होगा, नीचे की ओर जाएगा। क्यों नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि क्या हो रहा होगा, इस पे एक्ट कर रहा होगा। यहाँ तक क्लियर है या नहीं है, यानी हाँ, यानी कि इस पे कैसा फोर्स एक्ट कर रहा होगा, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि एक्ट कर रहा होगा। अब जैसे यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा होगा, तो जिस कारण से ये क्या होगा, नीचे की ओर जाना चाहेगा। अगर ये क्या करेगा, जब ऊपर वाला प्लेट है तो यानी कि जैसे यहाँ पे आता है तो यानी कि क्या हो जाएगा कि इस पे जो है यानी कि आयन में कन्वर्ट हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देता है और इस पे पॉजिटिव बन जाता है। अब जैसे ही पॉजिटिव बन जाता है तो यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये नीचे की ओर आना चाहेगा, लेकिन नीचे में क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो यानी कि निगेटिव चार्ज इस पार्टिकल को यानी कि क्या करना चाहेगा, यानी कि रिपेल करना चाहेगा, इस पे चार्ज कैसा है, निगेटिव है। ऊपर वाला इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा। इससे होता क्या है, इसकी इस एटम की जो गिरने की स्पीड है बहुत ही स्लो हो जाती है। अगर जब बहुत स्लो हो जाएगी तो यानी कि आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हो कि किस प्रकार से यानी कि कितने टाइम में गिर रहा है। आपको पता है नीचे की ओर यानी कि mg फोर्स लग रहा है, ऊपर की ओर विस्कस फोर्स लग रहा है, इस पे चार्ज इतना है, इतना एनर्जी यूज कर रहे हैं। इन सारे चीजों को यानी कि मिलीकेन ने क्या करा, कैलकुलेशन किया। खैर हमें उस चीजों को पढ़ना नहीं है, उन्होंने क्या करा, इन सारी चीजों का कैलकुलेशन किया। और जब इन्होंने कैलकुलेशन किया तो उस आधार पे यानी कि जो है इलेक्ट्रॉन का मास बताया, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आपको ये वैल्यू याद भी रखनी है, यानी कि कितनी हो जाती है, एक इलेक्ट्रॉन पे यानी कि चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। चलिए, अब यानी उन्होंने यानी कि जो है मिल्क में ने यानी कि क्या करा, चार्ज और इलेक्ट्रॉन जो बताया कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू दी है, हम लोगों को अपना जो है रफली काम चलाना है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। चलिए अब देखो थॉमसन यानी कि E/m से रेशियो जो आया था वो कितना आया था, 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम आ गया। अब मिलिकेन से यानी कि आप क्या हो गए, यानी कि इतना चार्ज आ गया। आपको याद हो तो E/m की रेशियो हमने बताई थी, और E/m की रेशियो हमने कितनी बताई थी, 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। अब देखो यहां से आपने चार्ज निकाल लिया, यानी कि इसकी जगह पे क्या करोगे, पुट करोगे तो यहां से वैल्यू निकालोगे, तो यहाँ पे जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी आ जाती है, 9.1
इंटू 10⁻³ kg हो जाती है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोगों ने इन दोनों कैलकुलेशन का, इन दोनों के एक्सपेरिमेंट का यूज किया और यानी कि जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर लिया, यानी कि निकाल लिया। अब देखिए ध्यान से, आपको ये टेबल याद रखना है। मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड कर देता हूँ, डिस्कवर्ड बाय किसने किया है, तो इसको याद भी रख लेना। ठीक है, अब देखो इसको जो डिस्कवर्ड किया था किसने किया था, कोई बताना चाहेंगे? जे थॉमसन ने। वेरी गुड, डिस्कवर्ड बाय। इसको तो जे थॉमसन ने किया था, यानी कि इसको किसने किया था, जे थॉमसन। जे थॉमसन, यानी कि इसको जो डिस्कवर किसने किया था, जे थॉमसन ने। प्रोटॉन को जो यानी कि किसने डिस्कवर्ड किया था, ई गोल्ड, यानी कि ई गोल्डस्टीन ने किया था। ठीक है, गोल्डस्टीन ने। ठीक है, यानी कि इसको जो डिस्कवर किया था किसने किया था, ई गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन को किसने किया था, जेम्स चैडविक ने, जिसको चैडविक भी कहते हैं। यानी कि इस प्रकार से इसको याद रखना। एक और आपको वैल्यू याद रखनी है, इस नेक्स्ट टेबल में है ये वाली, यानी कि अगर मास का हो तो यानी कि कितना है, 0.05 है, यानी कि इसके रिस्पेक्टिव में। वैसे तो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, 9.1 इंटू 10⁻³ और इस पे यानी कि मैंने चार्ज यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मेरे को मास भी लिख देता हूँ, मैं यहीं पे मास भी लिख देता हूँ, जगह बचा है क्या, यहीं पे लिख दूं मैं मास, चल जाएगा आप लोगों को। yes sir, मास यहाँ पे जो है, हाँ, ताकि कि एक पूरी टेबल में आपको याद हो जाए। आप इसकी वैल्यू को याद रख लेना, मास इन केजी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता है, 9.1 इंटू 10⁻³ kg। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.672 इंटू 10⁻27 kg। और यहाँ पे कितना हो जाता है, 1.674 इंटू 10⁻27 kg। अब देखो इनकी मास में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में मास अगर आपसे पूछा जाए तो किसका ज्यादा हो जाता है, तो यानी कि न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है। ज्यादा का अंतर नहीं होता, लगभग लगभग सेम होता है, लेकिन थोड़ा सा मास जो है यानी कि क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। आपको ये वैल्यू याद रखनी है कि आपको मैंने कहा था कि एक प्रोटॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1837 होते हैं, और इसी को कैलकुलेट करोगे तो यानी कि हाँ, यानी कि जो है कितना आ जाता है, 0.003 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से यानी कि ये सारी वैल्यू जो है आपको याद रखनी है। ठीक है, आज की क्लास में यहीं पे रखता हूँ। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप लोग जो है यानी कि पूछ सकते हैं, किन्हीं के मन में अगर जब कोई दिक्कत हो तो आप लोग, ठीक है। गुड नाइट सर।